प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा विषय है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, जिसमें मेरा आज का टॉपिक रहेगा दृश्य श्रव्य सामग्री की विशेषताएं। दृश्य श्रव्य सामग्री की क्या विशेषताएं हैं, अध्ययन में इसका उपयोग किस प्रकार से हम ले सकते हैं, शिक्षण में किस प्रकार से इसका उपयोग ले सकते हैं, अध्यापक के लिए किस प्रकार सहायक के रूप में सहायक सामग्री उपयोग में आती है, और छात्रों को हम स्थायी ज्ञान किस प्रकार से इनके द्वारा प्रदान कर सकते हैं, प्रभावी शिक्षण, प्रभावी अध्यापन का कार्य अध्यापक किस प्रकार से छात्रों को ज्ञान ग्रहण करवा सकता है, इन सारी जो बातें हैं उनके अंतर्गत हम आज दृश्य श्रव्य सामग्री की विशेषताओं पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दृश्य श्रव्य सामग्री के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की, इनकी परिभाषा बताने की भूमिका के बारे में मैंने आपको बताया। प्रत्येक दिन मैं आपको अलग अलग वीडियो लेकर के आ रहा हूं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप उनको धैर्यपूर्वक सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे। महाविद्यालय के द्वारा जो भी कोटा, विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा एमएड का सिलेबस नियुक्त किया गया है, उस सिलेबस के अनुसार मैं प्रत्येक दिन आपको नई नई वीडियो बना करके विषय वस्तु के अनुसार लेकर के आ रहा हूं। आप उन वीडियो को देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, और सुन करके आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे होंगे। हमें आशा है आप इन पाठ्यक्रम को पूरा करके अच्छे अंकों से आप पास हो, महाविद्यालय का नाम आप रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें, ऐसी आशा हम रखते हैं। क्योंकि महाविद्यालय के द्वारा जो सुविधाएं आपको प्रदान की जा रही है, उनके द्वारा प्रत्येक प्राध्यापक आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वीडियो बना करके आपको भेज रहे हैं। आप सिलेबस के अनुसार उन वीडियो को देखें और देख करके अपने जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा करें। क्योंकि महाविद्यालय के द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की गई है, वो सुविधाएं बहुत ही सराहनीय है, आप उनका उपयोग लें। अगर हम बात करें विशेषताओं की, तो पहले हम शिक्षण सहायक सामग्री जो कि छात्रों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, अध्यापन कार्य के लिए हम किस प्रकार का उपयोग ले सकते हैं, स्थायी ज्ञान हम किस प्रकार से प्रदान कर सकते हैं, रोचकता किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, इनके बारे में हम छोटी मोटी जो चर्चाएं वो हम कर चुके हैं। लेकिन अब हम विशेषताओं के बारे में हम बता रहे हैं। तो स्थायी अधिगम्य सहायक, पहली अगर हम विशेषता की बात करें तो स्थायी अधिगम्य सहायक, जो भी हमारे स्थायी जो अधिगम है उनमें सहायक के रूप में दृश्य सामग्री की जो विशेषता है वो आती है। क्योंकि स्थायी जो अधिगम है वो देने के लिए, स्थायी ज्ञान प्रदान करने के लिए छात्रों को ऐसी सहायक सामग्री के माध्यम से, दृश्य सामग्री के माध्यम से, श्रव्य सामग्री के माध्यम से या शब्दस्थ सामग्री के माध्यम से विस्तार ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। उन ज्ञान को सिखा सकते हैं, अध्ययन उनको करा सकते हैं। वो अध्ययन जो पाठक्रम विकास कर रहे हैं वो पाठ को ठीक प्रकार से समझ सके, समझते हुए उस पाठ में स्थायी ज्ञान उनको हो जाए। ऐसे ज्ञान देने के लिए हम इन माध्यमों का प्रयोग करते हैं, इन विशेषताओं का उपयोग में लाते हैं। क्योंकि जब तक हम इन
सामग्री का प्रयोग शिक्षण में नहीं लेंगे तब तक हम स्थायी ज्ञान बालक को प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए हमें चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से या दृश्य के माध्यम से या सब दृश्य माध्यम से हम छात्रों को अच्छा शिक्षण करवाएं। अध्यापक का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को स्थायी ज्ञान ग्रहण करवाए ताकि विद्यार्थी को जो ज्ञान हम दे रहे हैं वो भूले नहीं। क्योंकि पढ़ाई हुई बात को, किताबों में पढ़ाई हुई बात को तो वो भूल सकता है, लेकिन जब हम सहायक सामग्री के माध्यम से हम किसी बात को बढ़ाएंगे या बताएंगे या पढ़ाएंगे तो वो स्थायी ज्ञान उनको हो जाएगा, कभी वो भूल नहीं सकते। इसलिए हमें बच्चों को स्थायी ज्ञान देने के लिए सहायक सामग्री के माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए, उस प्रकार की पाठ्य योजना बनाकर के ले जानी चाहिए। अगला है अनुभव जन्य ज्ञान में उन्नति। अनुभव जन्य ज्ञान में अगर उन्नति हम करें तो भी हमें 10 शब्द सामग्री की विशेषताओं की आवश्यकता इसमें पड़ती है। अगर हम ज्ञान में और उन्नति करना चाहे और अच्छी वृद्धि करना चाहे, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं प्रतिभाशाली, उनकी उन्नति में और ग्रहण करना चाहे और ज्ञान की बढ़ोतरी करना चाहे, अगर अनुभवशील व्यक्ति है, अध्यापक है और वो सहायक सामग्री के माध्यम से अच्छा बताना चाहे तो भी वो बता सकता है, उनमें उन्नति कर सकता है। इसलिए 10 शब्द सामग्री के माध्यम से वो अपनी उन्नति कर सकता है और शिक्षण को अच्छा प्रभावी बना सकते हैं, अध्यापन कार्य ठीक प्रकार से करवा सकता है, शिक्षण कार्य ठीक प्रकार से करवा सकता है और छात्र ठीक प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। ये सारी चीजें इनके द्वारा ही होगी। जब तक वो इनका उपयोग नहीं करेगा तब तक वो ज्ञान में वृद्धि नहीं करेगा। इसके लिए भी ये उपयोगिता सिद्ध होती है, विशेषताओं के अंतर्गत आती है। समय की बचत, तीसरा है समय की बचत। हम समय की बचत इनके द्वारा कर सकते हैं। कोई भी अध्यापक जब पाठ योजना बना करके ले जाता है, पाठ का विकास करता है, तो पहले से वो तैयारी कर जाता है, सहायक सामग्री बना करके ले जाता है। जिस प्रकार से पाठ में उन्होंने शिक्षण बिंदुओं का उपयोग लिया है, विषय वस्तु को समाहित किया है, उसके आधार पर वो सहायक सामग्री बनाए और सहायक सामग्री बनाते हुए उनका जो शिक्षण का कार्य वो करे, अध्यापन का कार्य वो करे, छात्र उस ज्ञान को ग्रहण करे जो अध्यापक बता रहा है। वो किस प्रकार उपयोगी होगा कि एक बात तो हम जब बोर्ड पर हम बनाएंगे सहायक सामग्री, वो तो हमें ज्यादा समय लगेगा, हमारा कालांश वैसे ही चला जाएगा। इसलिए इस कालांश की बचत करने के लिए, समय की बचत करने के लिए हमें इनको पहले से ही व्यवस्थित कर लेना चाहिए, पहले से ही मॉडल बना करके ले जाना चाहिए, चार्ट बना करके ले जाना चाहिए, सहायक सामग्री बना करके ले जाना चाहिए, ताकि जब भी हम कोई शिक्षण करवाएं, जब भी अध्यापन का कार्य हम करवाएं, तो हम तुरंत उसको जैसे ही हमारा शिक्षण बिंदु चालू होता है, हम उसको जब भी जिस स्थान पर हम उसको उपयोग लेना चाहे हम ले सकते हैं। क्योंकि अगर बनाएंगे तो समय ज़्यादा खर्च होगी। समय की बचत करने के लिए भी हमें इनकी सहायक सामग्री की जो विशेषता उनके अंतर्गत आता है कि इससे समय की बचत होती है, हम ज़्यादा उनको ज्ञान दे सकते हैं, ज़्यादा समय तक उनको पढ़ा सकते हैं, ऐसी हम आशय इसके द्वारा रखते हैं। तो ये भी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अगला है रुचिकर एवं आकर्षण। रुचिकर एवं आकर्षक बनाने के लिए भी हमें बहुत जरूरी है सहायक सामग्री की, ये भी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। रुचिकर बनाने के लिए अगर हम सहायक सामग्री का प्रयोग ठीक प्रकार से करेंगे, बना करके ले जाएंगे, तो रुचि पूर्वक और आकर्षक हमारी जो है पाठ्य योजना होगी, शिक्षण हमारा होगा, प्रभावी शिक्षण हमारा होगा। छात्र जुड़ेंगे, सक्रियता उसमें लाएगी, रुचि पूर्वक तो सीखने का प्रयास करेंगे, अध्यापक को भी रुचि आएगी और छात्रों को भी सीखने में रुचि आएगी। ये सारी प्रक्रिया जो है सहायक सामग्री के माध्यम से अच्छा हम कार्य कर सकते हैं। तो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग हमें शिक्षण में लेना चाहिए। हमें इनका उपयोग जब तक रहेंगे तभी हमें रुचिकर एवं आकर्षक कार्य हमारा शिक्षण में होगा। छात्र आगे से आगे उस कार्य को करने की प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे और सक्रियता निभाएंगे, रुचिपूर्वक उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये भी जो विशेषता इनके अंतर्गत मानी। अगला है नवीनता।
किसी चीज में नवीनता लाने के लिए, नया संचार करने के लिए, नया बताने के लिए हमें सब दृश्य सामग्री का उपयोग लेना चाहिए। अगर हम कोई पाठ का विकास करना चाहे और स्पष्टता को झलकाना चाहे, पाठ को स्पष्ट समझाना चाहे और जो भी हम बताना चाहे प्रत्यक्ष रूप में वो नवीनता के द्वारा बताए, नवीनता भी प्रदर्शित करती है, आकर्षित करती है, नवीनता प्रदर्शित करती है, नया सीखने के लिए आगे बढ़ाती है या आगे लाना चाहती है, ये भी नवीनता का संचार करती है। तो हम अगर दृश्य सामग्री की विशेषताओं की बात करें तो नवीनता भी एक गुण इसमें पाया जाता है कि हम उनको जोड़ सकते हैं और उनमें नया संचार करने, नए नवाचार का उपयोग कर सकते हैं, नवीन नई तरीके से हम बता सकते हैं, ये भी इस विशेषताओं के अंतर्गत आता है नवीनता। उत्तम शिक्षण की कुंजी, ये भी एक विशेषता, उत्तम शिक्षण की कुंजी। अगर बात करें तो शिक्षण का कार्यक्रम अगर हम करवा रहे हैं, पढ़ाने का कार्यक्रम हम करवा रहे हैं, छात्रों को हम पढ़ा रहे हैं, अध्यापक कोई कार्य करवा रहा है और ठीक प्रकार से वो अध्यापन का कार्य उनको कर रहा है और छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे, तो उत्तम शिक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर हम प्रभावी शिक्षण करना चाहते हैं, अध्यापक का जो पाठ है उसकी तैयारी अच्छी तरीके से वो बना करके ले जा रहा है या प्रस्तुतिकरण ठीक प्रकार से करना चाहे, तो वो उत्तम शिक्षण की कुंजी के रूप में सहायक सामग्री का उपयोग लें। सब दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग लें, चार्ट, मॉडल, विभिन्न प्रकार के जो रेडियो, टेलीविजन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इनके माध्यम से अगर अब वो पढ़ाएगा तो उत्तम जो शिक्षण है उनका कहलाएगा। कम समय लगेगा, कम समय में अच्छे ज्ञान हम दे सकते हैं, अध्यापन कार्य हम करवा सकते हैं। ऐसे जो कार्य है उनके द्वारा भी हम कई प्रकार के जो विशेषताओं के अंतर्गत हम उनका उपयोग ले सकते हैं। तो दृश्य सहायक सामग्री के माध्यम से दिखा सकते हैं, चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं, मॉडल के माध्यम से दिखा सकते हैं और सब के माध्यम से सुना सकते हैं, रेडियो के माध्यम से उसका उपयोग सुना सकते हैं, उस सहायक सामग्री को बता सकते हैं, सुना सकते हैं। तो ये सब दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत हमारी आ सकती है। तो हमें उत्तम शिक्षण की कुंजी के रूप में भी इसकी उपयोगिता या विशेषता कहलाती है। तो हमें अच्छी शिक्षण देने के लिए, बच्चों को रुचिपूर्वक शिक्षण देने के लिए, रुचिपूर्वक अध्यापन कराने के लिए या बच्चों को अच्छा ज्ञान ग्रहण करवाने के लिए हम इनको शिक्षण का जो कार्य है वो अच्छा बनाने के लिए हम इसका उपयोग ठीक प्रकार से ले सकते हैं। ये कुंजी के रूप में हमें कार्य सहायता के रूप में हमारा कार्य करती है, ये इसकी विशेषता के अंतर्गत। उपकरणों के उपयोग करने का कौशल और उपकरणों के उपयोग करने का जो भी कौशल है वो उनमें विकास किया जाता है, विकसित किया जाता है। जो भी हमारे उपकरण हैं जो शिक्षण में हम उनका प्रयोग करते हैं, सहायक सामग्री के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास हम कर सकते हैं, नवाचारों में उन कौशलों को अपना सकते हैं, क्योंकि नवाचारों के अंतर्गत आता है कई प्रकार के टेलीविजन के माध्यम से, ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या अन्य कोई जो हमारी फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से या स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से हम कई प्रकार का ज्ञान इनके द्वारा ले सकते हैं, उपकरणों का उपयोग ले सकते हैं। इनका प्रयोग करने का तरीका हमें आना चाहिए और जिसके अंतर्गत हम कौशलों का विकास कर सकते हैं। अध्यापक विभिन्न कौशलों के विकास करते हुए इनका प्रयोग करता है, जैसे सामग्री का प्रयोग वो करता है। ये भी विशेषताओं के अंतर्गत। हम ट्रेनिंग में कई प्रकार की बातें भावी अध्यापकों को, जो भी प्रशिक्षण हमारे अध्यापक ले रहे हैं, उनको उनके बारे में बताते हैं, नवाचारों के बारे में बताते हैं, उपकरणों के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से उपकरणों का वो प्रयोग कर सकते हैं उनके बारे में बताते हैं। एक एक कौशल उनको समझाने का प्रयास करते हैं। कौशलों में किस प्रकार से सहायक सामग्री वो उपयोग ले ताकि वो पाठ का विकास ठीक प्रकार से कर सके, शिक्षण का व्यवसाय ठीक प्रकार से अपना सके। जहाँ भी वो अध्यापन का कार्य स्कूल में करेगा वह ठीक प्रकार से इनका विकास शिक्षण का करवा सके, विद्यार्थियों को अच्छा ज्ञान वो दे सके। ऐसे उपकरणों का प्रयोग करते हुए कौशलों का विकास इसके द्वारा किया जाता है। हम एक एक कौशलों को उनको दें। अगर हमें किसी प्रस्तावना कौशल की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना प्रश्न को या
विभिन्न प्रकार के प्रकरण निकालने के लिए हमें चार्ट के माध्यम से भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं और उनको प्रश्न उनसे बना करके उनसे उत्तर प्राप्ति ले सकते हैं। ऐसे जो जो हमारा जो प्रकरण है उनको हम निकाल सकते हैं, तो ये भी कौशलों के अंतर्गत आता है। प्रश्न कौशल में किस प्रकार से हम उनका उपयोग ले सकते हैं, कई प्रकार के हम सहायक सामग्री बना करके हम कौशलों के विकास में और वृद्धि कर सकते हैं, तो ये भी एक विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अगर बात करें विभिन्न प्रकार की विधाओं का प्रयोग करने के लिए, तो विभिन्न प्रकार की विधाओं का प्रयोग करने के लिए, तकनीकी विधियों के प्रयोग करने के लिए भी हमें इन विशेषताओं की आवश्यकता पड़ती है, सदृश सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, इनका उपयोग हम ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार की विधाओं का जो उपयोग हम करेंगे तो कई प्रकार का ज्ञान हमें इनके द्वारा, तकनीकी के ज्ञान, विधि रोचकता का ज्ञान हमें आएगा। इन सारी चीजों के लिए हमें किस प्रकार की विधि, समय, परिस्थिति के अनुसार उसका उपयोग करना चाहिए, तो ये विधाओं का भी ज्ञान हमें सहायक सामग्री के माध्यम से हम कर सकते हैं। धीरे धीरे एक एक स्टेप को हम बच्चों को सिखा सकते हैं, इनका भी प्रयोग हम समय पर करते हैं। छात्र सक्रियता और छात्रों को सक्रिय बनाने के लिए, छात्रों को सक्रिय बनाने के लिए भी हम 10 शब्द सामग्री की विशेषताओं के अंतर्गत भी हम कार्य कर सकते हैं। किस प्रकार छात्रों को सक्रिय बनाए, जोड़ा जाए। जब भी हम कोई शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, जब भी कोई हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, या छात्रों को स्कूल में जाकर के हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक का कार्य छात्रों को वो सक्रिय करें, छात्रों को जोड़े, छात्रों को उस कार्य में आपस में सामंजस्य बना करने के लिए सक्रियता अपनाएं। तो छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए सक्रियता का होना आवश्यक हो जाता है। इसलिए हमें, अगर अध्यापक किसी कार्य को पढ़ाएगा या अध्यापन कार्य करेगा, तो छात्र क्या निष्क्रिय श्रोता के रूप में अध्यापक की बातों को सुनते हैं, जबकि वो सक्रियता नहीं अपनाते। अध्यापक का कार्य होता है कि वो छात्रों को सक्रिय करे, छात्रों को बीच बीच में प्रश्न पूछे, छात्रों को वो शिक्षण बिंदु के माध्यम से चार्ट को बताएं, उसको प्रस्तुतिकरण करें। प्रस्तुति करने का तरीका उसमें आना चाहिए, प्रस्तुत चित्र में क्या दर्शाया गया है उसे छात्रों से उत्तर ले। तो ये सारी सक्रियता करने का तरीका होता है। हम छात्रों को कक्षा में नीरसता जब आ जाती है, छा जाती है, छात्रों को सक्रिय करने के लिए हमें कई ऐसी चीजों को अपनाना पड़ता है, कोई ऐसी सहायक सामग्री या मॉडल दिखाने पड़ जाते, छात्र एक साथ उनसे जुड़ सके। तो ये भी कार्य हमें छात्रों को सक्रियता अपनाने के लिए, निष्क्रियता को दूर करने के लिए, हमें सक्रिय बनाने के लिए, हमें छात्रों को पुनः शिक्षण से जोड़ने के लिए हमें ये भी एक सहायक के रूप में विशेषताओं के अंतर्गत हमें कार्य करती है। तो छात्रों को सक्रियता समय समय पर हमें बनाते रहना चाहिए, कार्य से जोड़ते रहना चाहिए, अध्यापक से जुड़ाव उनका होना चाहिए। अध्यापक का कार्य छात्रों को बीच बीच में प्रश्न पूछे, छात्रों का भी उत्तर प्राप्ति का, जो अध्यापक से प्रश्न कर सकता है अध्यापक उनका उत्तर दे। ये सारी जो चीजें हैं वो सक्रियता का ही हमारे जो उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं, हमें जोड़ना ये भी विशेषता है। सीखने की स्वतंत्रता, अगला है सीखने की स्वतंत्रता। 10 शब्द सामग्री की विशेषताओं में अगर बात करें तो सीखने की स्वतंत्रता भी इसमें हमें देखने को मिलती है कि हमें आगे से आगे सीखने का अवसर उसके अंतर्गत आता है। कई प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आते हैं, कई प्रकार के जो हमें उत्सुकता ऐसी होती है, तो सीखने की ललक हमारी बढ़ती है और स्वतंत्रता पूर्वक हम कार्य कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जब हम सहायक सामग्री से के माध्यम से या 10 शब्द सामग्री के माध्यम से या छात्रों को शिक्षण करवाएंगे या बताएंगे या पढ़ाएंगे और छात्र उसमें ज्ञान ग्रहण करेगा तो स्वतंत्र रूप से करेगा, क्योंकि स्वतंत्र रूप से बैठ करके वो सुनेगा, देखेगा, समझेगा और अध्यापक से प्रश्न करेगा, उसकी उत्तर प्राप्ति करेगा। तो सीखने के अवसर की स्वतंत्रता भी इसके अंतर्गत देखी जाती है। छात्र स्वतंत्र, उनको छोड़ दिया जाता है, छात्र सीखते रहते हैं, प्रोजेक्ट बनाना सीख जाते हैं, चित्र बनाना उनको बताया जाता है, चार्ट बनाना उनको बताया जाता है, सहायक सामग्री का निर्माण करना उनको बताया जाता है। तो ऐसी जो सहायक सामग्री वो स्वतंत्रता पूर्वक वो उनका कार्य कर सकता है, उनको बना सकता है, उनके बारे में रुचि पैदा कर सकता है, रुचि के अनुसार उसमें ज्ञान ग्रहण कर सकता है। तो सीखने की स्वतंत्रता भी उनको प्रेषित की जाती है। तो ये भी एक विशेषताओं के अंतर्गत आती है। अगला है अन्वेषणात्मक जिज्ञासा का प्रभाव। अन्वेषणात्मक जिज्ञासा का जो प्रभाव है, जो भी हमें सीखने की जिज्ञासा है, उनमें हमें प्रभाव दिखाई देता है।
हम सीखना चाहते हैं, हमारी जिज्ञासा होती है, उनको हमें बनाने का हमें ऐसा जो अन्वेषण खोज के द्वारा हम उसको जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि छात्र में बहुत रुचि इसके अंतर्गत आती है, उसका भी प्रभाव इसके अंतर्गत दिखाई देता है। तो अन्वेषणात्मक जिज्ञासा का प्रभाव भी हम सब दृश्य सामग्री के माध्यम से इसमें अपना सकते हैं। तो ये भी एक विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि जब तक हम खोज के माध्यम से किसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ ज्ञान ऐसा देना चाहिए ताकि उनके माध्यम से हम ठीक प्रकार से हम शिक्षण का कार्य करवा सके। ऐसे अन्वेषणात्मक जिज्ञासा का प्रभाव हमें अध्यापकों में, छात्रों में जो ललक छात्रों की होती है, देख करके उत्सुकता अगर आती है, अगर हम चार्ट कोई बताना चाहे तो वो उनमें कई प्रकार की रोचकता वो लाएगा। पहले तो ये जब अध्यापक कक्षा में जाता है या सहायक सामग्री बना करके ले जाता है तो वो क्या है कि रोल करके छिपा करके जाता है। तो छात्रों में उत्सुकता होती है कि आज हमारे अध्यापक, हमारे गुरुजी हमें जाने क्या बताएंगे। ऐसी उत्सुकता, अन्वेषणात्मक जो जिज्ञासा है उनमें देखने को मिलती है। और धीरे से समय के अनुसार जो अध्यापक है वो शिक्षण बिंदु जब उनका आता है या प्रस्तावना प्रश्न में उपयोग लेता है या छात्र अध्यापक कथन में भी उनका उपयोग लेता है सहायक सामग्री, जब वो चार्ट को खोलता है, मॉडल को बताता है, तो एक जिज्ञासा का जो प्रभाव है वो छात्रों में दिखाई देता है। ऐसी जिज्ञासा, ऐसी जो बातें वो जब सोचते हैं, पहले से जो उनके विचार जो आता है कि अध्यापक हमें, हमारे गुरुजी हमें क्या बताएंगे, वो उनका प्रभाव या उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये भी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अगला है प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव भी इनके द्वारा हम दे सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा जो हमारी सहायक सामग्री होती है या दृश्य शब्द सामग्री हमारी होती है, उनके द्वारा हम प्रत्यक्ष अनुभव दे सकते हैं, बता सकते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान हम दे सकते हैं। क्योंकि जब कोई अध्यापक किसी चीज को बताता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में बताता है, क्योंकि उनके सामने उनको प्रस्तुत करता है, उनके अनुभव के आधार पर उनको प्रस्तुत करता है, उनके ज्ञान के आधार पर उनको बताता है, उनका प्रस्तुति करने का तरीका उनको बताता है। कई प्रकार के जो प्रत्यक्ष उदाहरण उनके द्वारा देता है, प्रस्तुत चित्र को उनको बताता है, हुबहू जिस चीज को बताना चाहता है उसका ज्ञान उनको देना चाहता है, ताकि छात्र कभी भूले नहीं। ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान देने के लिए भी हमें दृश्य सामग्री का हम विशेषताओं के अंतर्गत ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कार्य होता है अध्यापक के लिए सहायक सामग्री का। क्योंकि अगर सहायक सामग्री नहीं होगी तो अध्यापक अधूरा माना जाएगा। लेकिन ये भी बात हमारे सामने आती है, सहायक सामग्री कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वो अध्यापक का स्थान नहीं ले सकती, क्योंकि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू। हम कह सकते हैं कि अध्यापक सहायक सामग्री के बिना अधूरा है और सहायक सामग्री अध्यापक के बिना अधूरी रहती है। इसलिए हमें इनकी उपयोगिता दोनों की बहुत जरूरी है। हमें इनको प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए हमें अध्यापक की आवश्यकता सहायक सामग्री में जरूरी हो जाती है। इसलिए अच्छा ज्ञान देने के लिए, अच्छा ज्ञान ग्रहण करवाने के लिए, विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने के लिए हमें इनकी विशेषताओं के अंतर्गत भी हमारे इनके अंतर्गत आता है। अगला है ज्ञानेंद्रियों पर आधारित। जो भी हमारा जो सहायक सामग्री है वो ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है। हम अपने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, उनका विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, हमारे मस्तिष्क का विकास किस प्रकार से हो सकता है, उन पर आधारित होती है। हम किस प्रकार के चार्ट का हम निर्माण करें, किस प्रकार से हम मॉडल का निर्माण करें, किस प्रकार से हम बच्चों को उसका प्रस्तुतिकरण करें, किस प्रकार से हम अच्छे ज्ञान प्रभावकता के साथ हम बच्चों को दें, ये ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होता है। हम सोच समझकर बच्चों पर इनका उपयोग करें, क्योंकि हमें ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव के अनुसार, आधार के अनुसार उनको ज्ञान देना चाहिए। हम जितनी अच्छी तरीके से हम बच्चों को ज्ञान ग्रहण करवाएंगे, उतना ही उनके मस्तिष्क का ज़्यादा विकास होगा, ज्ञानेंद्रियों का ज़्यादा विकास होगा, सुनने का अवसर उनको मिलेगा, देखने का अवसर उनको मिलेगा, कार्य करने का अवसर मिलेगा। तो कई प्रकार के ज्ञानेंद्रियों का विकास में उनका होगा। तो ज्ञान जब ग्रहण करेगा, मस्तिष्क का विकास होगा, मस्तिष्क का विकास होगा तो ज्ञानेंद्रियों का विकास होगा। इसलिए ज्ञानेंद्रियों के जो पर आधारित ये जो ज्ञान है वो भी हमारी इन विशेषताओं के अंतर्गत हम ले सकते हैं। ऐसे ज्ञान के द्वारा ऐसी विशेषताओं भी इनके अंतर्गत बताई गई। उत्तम शिक्षण अधिगम अनुभवों का समायोजन।
उत्तम शिक्षण अधिगम अनुभवों का समायोजन भी इनके अंतर्गत किया जाता है। उत्तम शिक्षण अधिगम, जो भी हमारा उत्तम शिक्षण है, अध्यापक का जो कार्य है उत्तम शिक्षण देने का, सिखाने का, उन अनुभवों का समायोजन भी इनके द्वारा किया जाता है, सहायक सामग्री के द्वारा किया जाता है, दृश्य सामग्री के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जब तक हम इन विशेषताओं को अनुभव के द्वारा अधिगम में नहीं जोड़ेंगे तब तक उत्तम शिक्षण हमारा नहीं हो पाएगा। उत्तम शिक्षण देने के लिए, उत्तम शिक्षण का कार्य करने के लिए, अच्छा ज्ञान प्रेषित करने के लिए, अच्छा अध्यापन कार्य देने के लिए, अच्छे छात्रों को अध्ययन करने के लिए हमें इनको समायोजन करना होगा। हमारे इनको समाहित करते हुए सहायक सामग्री को साथ में लेकर के पाठ्य योजना का निर्माण करना होगा। कौन सी जगह हम इसका उपयोग ले रहे हैं, इनका समायोजन करना होगा। किस प्रकार से हम कौशलों का विकास कर रहे हैं, किस प्रकार नवाचारों का हम उपयोग कर रहे हैं और किस प्रकार हम शिक्षण में इनका उपयोगिता दर्शा सकते हैं, किस प्रकार उनका प्रदर्शन कर सकते हैं, किस प्रकार छात्रों को समझा सकते हैं। ऐसे अनुभवों के आधार पर हमें कई प्रकार का ज्ञान सब दृश्य सामग्री के माध्यम से, विशेषताओं के माध्यम से हम दे सकते हैं। तो ऐसे उत्तम शिक्षण के लिए, अच्छी शिक्षा को अपनाने के लिए, अच्छे व्यवस्था को अपनाने के लिए अध्यापक को उनका उपयोग लेना चाहिए। ऐसे दृश्य शब्द सामग्री का उपयोग हम पढ़ाई के दौरान, बच्चों को शिक्षण कराने के दौरान समय समय पर लें। क्योंकि जब तक हम इन अनुभवों का उपयोग हम नहीं लेंगे तब तक हम ठीक प्रकार से बच्चों को ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था हम समय समय पर हम करते हमें रहना चाहिए। क्योंकि हमें जब तक हम अध्यापक में दृश्य सामग्री की विशेषताओं का जो बारे में हम उनकी उपयोगिता के, पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि दृश्य सामग्री के माध्यम से क्या हम उपयोग इसमें ले सकते हैं, उस शब्द के माध्यम से क्या ले सकते हैं। तो दृश्य के माध्यम से हम चार्ट का उपयोग ले सकते हैं, जिसमें हम मॉडल का उपयोग ले सकते हैं, मॉडल को दिखा सकते हैं, और कई प्रकार की पेंटिंग बना करके भी हम इनका उपयोग ले सकते हैं। तो ये दृश्य सामग्री के जो कि केवल दिखाने के लिए उनका उपयोग लेते हैं, स्थायी ज्ञान प्राप्त कराने के लिए उनका उपयोग लेते हैं, तो दृश्य सामग्री का उनका उपयोग हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं। यह अध्यापन कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। छात्रों को स्थायी ज्ञान करने के लिए, छात्रों को स्थायी ज्ञान प्रदान करने के लिए, शिक्षण में बहुत ही उपयोगी सिद्ध करने के लिए। और श्रव्य का अर्थ होता है सुनना। हम किसी कार्य को सुनाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो दिखाने के लिए आता है और ये सुनाने के लिए हमारा आता है। तो दृश्य और श्रव्य का उपयोग हम केवल सुनने के लिए और दृश्य का है देखने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो हम छात्रों को रेडियो के माध्यम से भी हम इसको सुना सकते हैं। किसी प्रकार से हम केवल अपनी बातों को टेप रिकॉर्ड के माध्यम से हम सुना सकते हैं, रेडियो टेप रिकॉर्ड के माध्यम से, तो भी टेप की भी बातों को हम सुना सकते हो। ये इनका उपयोग, ये भी हमारे जो उपकरणों के माध्यम से है। अगर हम दोनों का उपयोग ले, दृश्य और श्रव्य का, तो हम सुना भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। इनका भी उपयोग हम सहायक सामग्री, तो ये शिक्षण में इसकी बहुत ही महत्वता मानी गई है। तो भावी अध्यापकों के लिए, प्रशिक्षणार्थियों के लिए हम अगर सहायक सामग्री की बातें बताएं तो बहुत ही हमारे उपयोगी सिद्ध होगी। इसलिए हमारे ट्रेनिंगों के माध्यम से, आपने बीएड जब की होगी तो कई प्रकार के कौशलों के विकास में हम सहायक सामग्री का उपयोग हमने बताया होगा। लेसन प्लानिंग के दौरान भी आपने सहायक सामग्री बनाई होगी। जब भी आप स्कूल में शिक्षण अभ्यास के लिए गए होंगे तब भी आपने सहायक सामग्री बना करके पाठ्य योजना का विकास किया होगा। क्योंकि हम इसलिए करते हैं कि छात्रों को ठीक प्रकार से हम अध्यापन कार्य करवा सके और छात्र उस ज्ञान को, स्थायी ज्ञान प्रदान कर सके। ऐसी जो बात है उनको लेकर के आज हम चलते हैं। तो कई प्रकार से आज हम एमएड के अंतर्गत भी हम दृश्य श्रव्य सामग्री का जो शिक्षण में उपयोग ले रहे हैं, क्योंकि हमारी पाठ्य योजना इसके अंतर्गत दी गई है, उनका उपयोग हम ले सकते हैं। तो आज मैंने पूरा प्रकाश दृश्य श्रव्य सामग्री की विशेषताओं के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की। तो कई प्रकार के ज्ञान देने का मैंने प्रयास किया, जिसमें स्थायी अधिगम में सहायक के रूप में इसको माना है। समय की इसमें बचत की जाती है, रुचि का इसमें आकर्षित होता है, नवीनता इसमें अपनाई जाती है, उत्तम शिक्षण की कुंजी इसमें अपनाई जाती है, उपकरण का प्रयोग और एवं कौशलों का विकास इसके अंतर्गत किया जाता है, और विभिन्न प्रकार की विधाओं का प्रयोग भी समय समय पर इनके अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो कार्य है वो विशेषताओं के अंतर्गत इसलिए आता है, हम समय पर छात्रों को सहायता बना सकते हैं, सीखने में इसकी स्वतंत्र प्राप्ति ले सकते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव हम इनको करा सकते हैं, और
ज्ञानेंद्रियों पर आधारित ये ज्ञान हम इसको मान सकते हैं, उत्तम शिक्षण अधिगम अनुभवों का समायोजन के द्वारा समय पर हम कर सकते हैं। तो ये वीडियो लेकर के मैंने आपको बहुत धैर्य से और ठीक प्रकार समझाने का प्रयास किया। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने इसको धैर्यपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।